नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, रीट मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम चल रहा है और रीट मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में हमने पहला टॉपिक भाषा विज्ञान है, उस भाषा विज्ञान पर विस्तृत चर्चा कर ली। अब हम मुख्य परीक्षा का दूसरा टॉपिक है उसका आगाज कर रहे हैं। दूसरे टॉपिक यानी किस पर बात करेंगे? हम व्याकरण पर बात करेंगे भी। सबसे पहले हम व्याकरण पर बात करेंगे कि इस शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। व्याकरण तो सबसे पहले बेटा शाब्दिक विच्छेद देखना है। व्याकरण है उसका शाब्दिक विच्छेद देखना है। शाब्दिक विच्छेद भी ये शब्द है, ये किस प्रकार बना है। व्याकरण शब्द है, इसका शाब्दिक विच्छेद देखना है। तो सबसे पहले व्याकरण शब्द है, इसकी उत्पत्ति वि धन आ धन करण से हुई है। व्याकरण शब्द किस प्रकार बना है? वी प्लस आ प्लस करण से बना है। दो उपसर्ग हैं वी और आ। व्याकरण शब्द में दो तो उपसर्ग हैं, वी और आ, और उसके बाद एक मूल शब्द है करण। इस प्रकार बना हुआ शब्द है। वी का अर्थ होता है बेटा विशेष। वी का अर्थ क्या होता है? विशेष। आ का अर्थ होता है आगमन। आगमन। और करण का अर्थ होता है बेटा करने वाला। एक साधन होता है, करण कारक है एक करने वाला। इस प्रकार बना हुआ शब्द है कि वी प्लस आ प्लस करण से बना है, जिसका अर्थ क्या हो गया? आकर विशेष करने वाला। आकर विशेष करने वाला यानी कोई भी शब्द है, उस शब्द के आरंभ में उपसर्ग आकर विशेष कर देते हैं, शब्द के अंत में प्रत्यय आकर विशेष कर देते हैं। कोई भी शब्द है उसके आगे पीछे दाएं बाएं अनेक प्रकार के चिन्ह आते हैं और चिन्ह आकर क्या कर देते हैं? विशेष स्थिति का निर्माण करते हैं। क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। ये तो था बेटा शाब्दिक विच्छेद की। व्याकरण शब्द है, इस खुद शब्द के अंदर संधि पूछ ले व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है? यण संधि है। व्याकरण शब्द के अंदर यण संधि से बना हुआ शब्द है। वी आ प्लस करण आकर विशेष करने वाला। उसके बाद विद्यार्थियों बात कर रहे हैं परिभाषा की। किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं परिभाषा की। परिभाषा क्या होगी व्याकरण की? पीछे हमने भाषा की परिभाषा पढ़ी थी तो हमने बताया था कि वह साधन होता है। वह साधन, भाषा को क्या कहा जाता है? साधन कहा जाता है। लेकिन यहां क्या है? वह शब्द शास्त्र। शब्द शास्त्र। शास्त्र का अर्थ होता है बेटा, शास्त्र का अर्थ होता है इकट्ठा किया हुआ, संग्रहित किया हुआ, जिसको हम खजाना बोल देते हैं। खजाना, इकट्ठा किया हुआ खजाना। तो शब्दों का क्या है? खजाना है। दर्शन शास्त्र वो दर्शनों का खजाना है। समाज शास्त्र है, उसमें सामाजिक बातें हैं, समाज की बातों का खजाना है। तो ये शब्दों का खजाना है कि वह शब्द शास्त्र जो भाषा को, वह शब्द शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से, वह शब्द शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना लिखना, वह शब्द शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना लिखना तथा पढ़ना सिखाए, क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। ये व्याकरण की परिभाषा है। व्याकरण कहलाता है। ये व्याकरण की परिभाषा है, पहली बात व्याकरण की। उसके बाद बेटा दूसरी बात क्या है? व्याकरण को एक और नाम है, व्याकरण भाषा का शरीर भी कहा जाता है। शरीर भी कहा जाता है। ये दूसरी बात है। व्याकरण को क्या कहा जाता है? भाषा का शरीर कहा जाता है।
तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है, गौर कीजिए, एक शब्द मैंने आपसे पूछा कि महा और महक धन ईस है, इसको एक कर दो, जोड़ दो, इसको इसकी संधि कर दो, तो बेटा आपने क्या करोगे? आप करोगे महा प्लस ईस महेश, ये तो सही है। और ऐसे कर दोगे ना आप, महा का महा आ गया और ईस का ईस आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो इसने क्या किया है, व्याकरण ने क्या किया है, महा और ईस है, इन शब्दों को अनुशासित किया है। इन दोनों शब्दों को क्या किया है? दोनों शब्दों को अनुशासित किया है, महा प्लस ईस को अनुशासित किया है। और शब्दों को अनुशासित करने वाली चीज क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? शब्दानुशासन कहलाती है। तो ये एक प्रश्न और बनता है कि व्याकरण को, व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है, कहा जाता है। ये दूसरी बात है। ठीक है, इतनी बात कर ली हमने कि वह शब्द शास्त्र भाषा का शुद्धिकरण कराने सिखाने वाला शब्द शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? दो उपसर्ग हैं, वी और आ, और एक मूल शब्द है करण, यानी विधन आधन, करण से हुई है। वी का अर्थ विशेष, आ का अर्थ आगमन होना, आना आना, और करण का अर्थ करने वाला, यानी आकर विशेष करने वाला शास्त्र है वो व्याकरण कहलाता है। दो नाम और हैं, क्या क्या नाम है? एक तो शब्दानुशासन कहा जाता है व्याकरण को, एक तो व्याकरण को शब्दानुशासन कहा जाता है, और एक व्याकरण को क्या कहा जाता है? भाषा का शरीर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या होता है, गौर करना, एक तो होता है गद्य और एक होता है बेटा क्या होता है? पद्य। गद्य और पद्य। गद्य किसे कहा जाता है? जिसमें व्याकरण के नियमों का पालन हो, जिसमें व्याकरण के नियमों का पालन हो, यानी भाषा है। और पद्य है जिसमें काव्य के नियमों का पालन हो, तो इसका दूसरा नाम क्या है? काव्य है। एक तो गद्य होता है, एक पद्य होता है। अब बेटा अगर आपसे पूछे आत्मा, आत्मा कौन है? दोनों की, गद्य की आत्मा और पद्य की आत्मा। और अगर आपसे पूछे दोनों का शरीर कौन है? गद्य का शरीर और पद्य का शरीर। अगर आपसे आत्मा पूछे कि गद्य की आत्मा कौन है, तो गद्य की आत्मा है वो कौन है? गद्य की आत्मा है वो है ध्वनि। कौन है? ध्वनि। और गद्य का शरीर कौन है? गद्य का शरीर आप कह दोगे कि शरीर तो कौन है? व्याकरण है। ये तो हो गई बेटा आत्मा और गद्य की आत्मा और गद्य के शरीर की बात होगी। अब बेटा अगर आपसे पूछे कि पद्य यानी काव्य की आत्मा कौन है, तो कौन है? रस है। और अगर आपसे पूछे कि पद्य का शरीर कौन है, तो कौन है? शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति है। ठीक है, इतनी बात और ध्यान रखना कि भाषा की आत्मा पूछ ले तो ध्वनि है, भाषा का शरीर पूछ ले तो व्याकरण है, पद्य की आत्मा पूछ ले तो रस है, और पद्य का शरीर पूछ ले तो शब्द शक्ति है। लेकिन बेटा पद्य की आत्मा अगर पूछ ले वामन के अनुसार, वामन के अनुसार, तो वामन ने क्या मान लिया बेटा? वामन ने पद्य की आत्मा किसको मान लिया था? रीति को मान लिया था। वैदर्भी, घोड़ी, पांचाली तीन प्रकार की होती है, एक लाठी और होती है। वैदर्भी, घोड़ी और पांचाली, तीनों रीतियों को क्या मान लिया? वामन के अनुसार पूछ ले पद्य की आत्मा कौन है, वामन के अनुसार पद्य की आत्मा पूछे तो रीति है, और सर्वमान्य मत पूछ ले तो कौन सा है? रस है। ये बात हमने यहां कर ली बेटा। ये रही पद्य की, सॉरी व्याकरण क्या है? भाषा का, भाषा का क्या है? भाषा का है, भाषा का व्याकरण क्या है? शरीर है। ये रही बात, व्याकरण क्या है? शरीर है। ये तो हो गई बेटा हमारी व्याकरण शब्द पर बात, व्याकरण शब्द पर बात की शब्द किस प्रकार बना है, इसकी परिभाषा क्या है, और इसके दो अन्य नाम हैं, एक तो भाषा का शरीर और एक क्या है? शब्द अनुशासन, शब्द अनुशासन। हाँ बेटा, नेक्स्ट है व्याकरण के प्रकार। व्याकरण कितने प्रकार की होती है? व्याकरण के प्रकार, व्याकरण के प्रकार पूछे कितने प्रकार की होती है, तो बेटा व्याकरण कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। अनेक प्रश्न बनते हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं,
अनेक प्रश्न बनते हैं। व्याकरण के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है बेटा? एक तो होता है व्याकरण में क्या होता है? वर्ण होता है। और एक क्या होता है? एक होता है बेटा शब्द होता है। और एक व्याकरण में क्या होता है? एक होता है व्याकरण में वाक्य। ये 3 अंग हैं व्याकरण के। व्याकरण के 3 अंग हैं, प्रकार हैं। शब्द है, वर्ण है और वाक्य है। अगर आपने वर्ण, शब्द और वाक्य कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब आपने क्या कर ली? अपनी पूरी की पूरी व्याकरण कर ली, ग्रामर कर ली। वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन कर लोगे। स्वर और व्यंजन करते ही आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। शब्द है, अनेक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, पर्यायवाची शब्द जितने भी हैं, अनेकार्थक शब्द, एकार्थिक शब्द क्या कहलाएंगे? शब्द। और उसके बाद सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य और लोकोक्ति और मुहावरे भी वाक्यांश के अंतर्गत आते हैं। लोकोक्ति तो पूर्ण वाक्य है और मुहावरा वाक्यांश है, ठीक है ना? वाक्य इतना होते ही हमारी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी बेटा। 3 प्रकार की होती है व्याकरण। व्याकरण 3 प्रकार, ये रहे 3 प्रकार। अब बेटा इनकी परिभाषाएं क्या होगी, इनमें अंतर क्या है, इनको एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बेटा मैं लेके आ रहा हूं, सबसे पहले व्याकरण का पहला प्रकार लेके आ रहा हूं मैं, क्या है? वर्ण है। वर्ण, अंतर भी हो जाएगा, इनकी परिभाषा भी हो जाएगी। सबसे पहली बात क्या है? वर्ण है। वर्ण, क्या क्या बात जानते हो वर्ण की आप? पहली बात लिख रहा हूं बेटा मैं वर्ण की। नंबर 1, यह मतलब वर्ण, यह भाषा की सबसे क्या होती है? सबसे छोटी इकाई है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्यों? क्योंकि ये वर्ण है। मेरे पास जैसे 33 वर्ण है, स्वर है, कैक है, 11 स्वर है मेरे पास, 33 व्यंजन है। इनसे छोटा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरी बात क्या है बेटा? इनका वियोजन नहीं किया जा सकता। वर्ण है, वियोजन का मतलब है टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनका वियोजन, वर्ण वियोजन नहीं किया जा सकता। इनका वियोजन नहीं किया जा सकता। ये दूसरी बात है। हाँ, आप कह दोगे कि सर कै है, ये वर्ण है और इसका वियोजन किया जा सकता है ना। कै है और इसमें से ए निकाल दिया, टुकड़ा हो सकता है क्या? आप बोल सकते हो ऐसा, आपकी टुकड़ा हो सकता है। लेकिन बेटा मैंने वर्ण का टुकड़ा किया, वर्ण के टुकड़े करने पर मुझे मिले क्या? वर्ण ही तो मिले। बस इतनी फर्क है कि यहां तो मुझे पर्टिकुलर वर्ण मिल गए, यानी एक तो मुझे व्यंजन मिल गया और एक मुझे स्वर मिल गया। लेकिन ये दोनों ही तो वर्ण है, फिर स्वर भी तो वर्ण है और व्यंजन भी क्या है? वर्ण है। यानी वर्णों के टुकड़े करने पर वर्ण ही प्राप्त होते हैं, शुद्ध वर्ण। ये तो वर्ण है लेकिन ये तो शुद्ध है ना, ये तो शुद्ध व्यंजन है और ये क्या है? स्वर है। इनका तो टुकड़ा नहीं हो सकता, ये भी तो वर्ण है, टुकड़ा नहीं हो सकता, वियोजन नहीं किया जा सकता। तीसरी बात बेटा, तीसरी बात क्या है? इनका किनका? वर्णों का। इनका कोई अर्थ भी नहीं होता। वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता बेटा, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई अर्थ? वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता अर्थ? क्योंकि बेटा इस कै का क्या अर्थ है? मैंने आपसे पूछ लिया, बोल दिया आपको मैंने, कै, पै, से, तो इनका कुछ अर्थ है क्या? बेटा कैफ और कबूतर है ना, होता है कबूतर, लेकिन कबूतर तो ये है। कबूतर कौन सा है? नीचे वाला है या ऊपर वाला है? कबूतर कौन सा है? नीचे वाला है। ये क्या है? ये तो गए है। गमला कौन सा है? गमला तो नीचे वाला है। इसका तो कोई अर्थ नहीं है ना। ये हमें बता दिए कि कैफ और कबूतर होता है। क्यों कैफ और कलम नहीं हो सकता क्या? कागज भी हो सकता है, गैफ और गदा भी हो सकता है, ठीक है ना? तो अर्थ
नहीं होता। ठीक है, 3 बातें। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसका वियोजन नहीं किया जा सकता, इनका कोई अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट बात बेटा, वर्ण। वर्ण वर्ण भाषा का, वर्ण भाषा का क्या है? वर्ण भाषा का लिखित रूप है। वर्ण भाषा का लिखित रूप है। वर्ण भाषा का हमेशा ही लिखित रूप होता है। अगर लिखी हुई चीज है ना कोई, तो उसको वर्ण कहेंगे हम। वर्ण भाषा का लिखित रूप है। इसके मौखिक रूप को, इसके 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 मौखिक रूप को, इसके मौखिक रूप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा? ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि कहा जाता है। ये रही बात। यानी वर्ण है, वर्ण और ध्वनि है, एक ही चीज है, लेकिन एक अंतर है दोनों में। वर्ण और ध्वनि एक ही वस्तु है, एक ही चीज है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि वर्ण हमेशा ही लिखित है और ध्वनि मौखिक है। वर्ण का मौखिक रूप तो क्या है? ध्वनि है। और ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। यानी मैंने आपसे पूछ लिया, मौखिक पूछ लिया मैंने कि कै पै सै आ ई उ रै, ये क्या है? तो आप क्या बताओगे? कि ध्वनि है। और अगर मैंने लिख दिया कि ये क्या है, ये क्या है, तो आप बताओगे कि क्या है? ये वर्ण है। वर्ण भाषा का लिखित रूप होता है और इसके मौखिक रूप को क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। ध्वनि हमेशा ही मौखिक होती है, लिखी नहीं जाती। बोली जाएगी तो ध्वनि कहलाएगी, और लिख दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा? लिख दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। भाई क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। ये दोनों में क्या है? अंतर है। एक ही चीज है वैसे तो ये, लेकिन एक मौखिक है और एक क्या है? एक क्या है? एक लिखित है। ये बेटा व्याकरण का पहला पार्ट वर्ण। वर्ण कर लिया हमने। दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, दूसरे अंग की बात कर रहे हैं। कौन सा है दूसरा अंग? है वो है शब्द। शब्द। पहली बात बेटा क्या है? वर्णों का सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह है, शब्द कहलाता है। पहली बात, वर्णों का सार्थक समूह है, शब्द कहलाता है। ऐसा नहीं बोलना है कि वर्णों का समूह है। वर्णों का समूह है तो बेटा ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, क्या है पता नहीं, लेकिन वर्णों का समूह है तो है ना। लेकिन इसका अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है इसका मतलब इसको शब्द नहीं मानेंगे। क्या होना चाहिए? कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। कई बार सीधा ही बोल देते हैं कि वर्णों का समूह है, वर्णों का समूह है, शब्द कहलाता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। वर्णों का सार्थक समूह है ना, वर्णों का सार्थक समूह है, शब्द कहलाता है। कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या थी बेटा? ये देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन थे? वर्ण थे, लेकिन वर्णों का कोई अर्थ नहीं था। सबसे छोटी इकाई जरूर थे, लेकिन अर्थ नहीं था। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा? शब्द का अर्थ है, सार्थक है तो अर्थ है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, लेकिन अर्थ नहीं है। तो अर्थ के आधार पर क्या होगी? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे तो कौन है? शब्द है। सीधा ही पूछ ले सबसे छोटी इकाई तो वर्ण बताना है, सीधा ही पूछ ले सबसे छोटी इकाई तो वर्ण बताना है, लेकिन अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो फिर शब्द बताना है। सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर। उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या है? इनका वियोजन, इनका वियोजन हो सकता है। इनका वियोजन किया जा सकता है।
वियोजन कर सकते हैं बेटा, इनका टुकड़े कर सकते हैं, वियोजन हो सकता है। वर्णों का वियोजन नहीं हो सकता, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, तो शब्दों का इनका इनका क्या होता है, कुछ न कुछ अर्थ होता है, इनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। ये रही नेक्स्ट बात बेटा, शब्द और अक्षर में वही अंतर है, शब्द को ही क्या मानते हैं, अक्षर भी बोल देते हैं। कुछ शर्तें लागू है दोनों में। एक शर्त लागू थी कि वर्ण को ध्वनि बोल देते हैं, लेकिन एक शर्त लागू हुई थी कि ध्वनि मौखिक है और वर्ण क्या है, लिखित है। तो एक तो वही शर्त है, कौन सी शर्त है, कि क्या है, कि शब्द है, शब्द लिखित होता है, लिखित होता है, शब्द लिखित होता है, और इसका मौखिक रूप, शब्द क्या होता है, हमेशा ही लिखित होता है, और इसका मौखिक रूप, इसका मौखिक रूप क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है, अक्षर कहलाता है। इसका मौखिक रूप क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। एक तो शर्त यही है, यानी सुनिए, अगर मैंने बोल दिया कै पै सै तो ध्वनि है, अगर मैंने बोल दिया कै पै सै तो ध्वनि है, अगर मैंने उनको लिख दिया तो वर्ण है। ठीक है, यहां तक। अगर बेटा मैंने राम श्याम पंकज मोहन इसको केवल बोला है, लिखा नहीं है, केवल बोला है कि राम श्याम पंकज मोहन अजय, क्या है ये, तो क्या है, अक्षर है। और मैंने उनको लिख दिया कि राम श्याम पंकज, राम श्याम मैंने लिख दिया, तो क्या है, शब्द है। एक तो शर्त ये हो गई कि शब्द हमेशा लिखित होता है, इसका मौखिक रूप है अक्षर है, अक्षर मौखिक होता है, इसका लिखित रूप है शब्द है, शब्द का मौखिक रूप अक्षर है, अक्षर का लिखित रूप शब्द है। एक अंतर और है, एक अंतर और है, क्या है, कि गौर करना, पहले मैं गौर करना, 1 नंबर बात थी ये 2 नंबर थी, 3 नंबर और 4 नंबर। 5 नंबर बात क्या है, 5 नंबर क्या है, गौर करो पहले कि बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, शब्द में एक अंतर और है, एक तो मौखिक लिखित वाला अंतर आ गया शब्द और अक्षर में, कि शब्द लिखित होता है, अक्षर मौखिक होता है। एक अंतर और है, शब्द में क्या होता है, अनेक वर्ण होते हैं, शब्द में अनेक वर्ण व अनेक स्वर हो सकते हैं, अनेक स्वर हो सकते हैं। शब्द में क्या होता है, अनेक अनेक व्यंजन, शब्द में अनेक व्यंजन व अनेक स्वर हो सकते हैं, परंतु अक्षर में, महत्वपूर्ण बात है बेटा, उलझा नहीं रहा हूं मैं, आपको बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है ना, रियल कंडीशन से अवगत करवा रहा हूं मैं कि रियल स्थिति क्या होती है। शब्द में अनेक व्यंजन व अनेक स्वर हो सकते हैं, परंतु अक्षर में स्वर तो एक ही होगा, तथा व्यंजन अनेक हो सकते हैं, तथा व्यंजन अनेक हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, बहुत ही, ये लो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कैसे जैसे बता रहा हूं मैं आपको, मैंने बोल दिया बेटा, मैंने एक शब्द लिख दिया कल, ये कल शब्द लिख दिया, इस कल का अर्थ है मशीन,
कल का अर्थ क्या है? कल, कारखाने, मशीन। अब बेटा क्या है, इस कल में क्या है, गौर करना, इस कल में क्या है? क है, उसके बाद ए है, उसके बाद ल है, और उसके बाद ए है, ये है। ठीक है, इसका मतलब शब्द में अनेक व्यंजन, अनेक स्वर हो सकते हैं, परंतु अक्षर में स्वर क्या होगा? एक होगा, व्यंजन अनेक होंगे। तो इसका मतलब ये अक्षर नहीं है, ये क्या है? केवल केवल शब्द है। ये क्या है? केवल शब्द है। लेकिन मैंने लिख दिया ये वाला कल, जिसका अर्थ है आने वाला दिन। आने वाला दिन, इसमें क्या है? इसमें क्या है? क है, ए है, और आधा ल है। ए तो है ही नहीं इसमें। इसका मतलब ये क्या है? ये है बेटा अक्षर। ये तो शब्द है ऊपर वाला, लिखित है तो भी शब्द है। पहले मैंने कहा था कि ये तो लिखित होता है, ये मौखिक होता है। ठीक है, इतनी बात। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये वाला कल है, क्योंकि व्यंजन भी अनेक हैं, स्वर भी अनेक हैं, दो या दो से अधिक हैं, तो इसका मतलब अक्षर नहीं है, क्या है? शब्द है। अगर बेटा ये कल, ये वाला कल अगर मौखिक है तो भी शब्द कहलाएगा, अगर लिखित है तो भी शब्द कहलाएगा। लेकिन नीचे वाला जो कल है, ये अगर लिखित है तो शब्द कहलाएगा, लेकिन मौखिक है तो अक्षर कहलाएगा। मौखिक है तो अक्षर कहलाएगा। मेरे कहने का मतलब ये होता है, क्या है कहने का मतलब? कि सभी अक्षर शब्द हो सकते हैं, सभी अक्षर शब्द हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अक्षर है वो मौखिक है, और अक्षरों को मैंने लिख दिया तो शब्द कहलाएंगे। अक्षर मौखिक है। अक्षर क्या है? पीछे बात करके आए हैं बेटा, अक्षर मौखिक है, शब्द लिखित है। शब्द लिखित है, अक्षर मौखिक है। ये अंतर ये रहा, शब्द लिखित होता है, इसका मौखिक रूप है, अक्षर कहलाता है। इतनी बात होगी। लेकिन फिर मैंने कहा कि एक अंतर और है, शब्द में दो व्यंजन हो सकते हैं, दो या दो से अधिक भी स्वर हो सकते हैं, किसमें? शब्द में। लेकिन अक्षर में व्यंजन एक होगा, सॉरी स्वर एक होगा, व्यंजन अनेक होंगे। स्वर एक, व्यंजन अनेक। अब बेटा मैंने उदाहरण दिया कि ये कल है, इसमें दो व्यंजन आ रहे हैं, दो ही स्वर हैं, तो इसका मतलब ये अक्षर नहीं है, क्या है? शब्द है। और ये नीचे वाला क्या है? अक्षर है। अगर इसको बोल दिया या लिख दिया तो हर कंडीशन में शब्द कहलाएगा। लेकिन नीचे वाले को अगर मैंने बोल दिया तो अक्षर है, और अगर मैंने लिख दिया तो शब्द है। अब मैं क्या कहूंगा कि सभी अक्षर शब्द हो सकते हैं। शर्त क्या है? लिखा होना चाहिए। अगर बोला गया है तो अक्षर है, लिख दिया तो शब्द है। सभी अक्षर शब्द हो सकते हैं, परंतु सभी शब्द अक्षर नहीं हो सकते। पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन बताइए। पूछा गया प्रश्न है कि सत्य कथन बताइए। क्या कहोगे आप? कि सभी अक्षर तो शब्द होंगे अगर उनको लिख देंगे तो, लेकिन सभी शब्द अक्षर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वही शब्द अक्षर कहलाएगा, वही शब्द अक्षर कहलाएगा जिसमें स्वर तो एक हो, व्यंजन अनेक हो। ये था बेटा शब्द और अक्षर में अंतर। वर्ण और ध्वनि में तो एक ही है, वर्ण लिखित है, ध्वनि मौखिक है। लेकिन शब्द और अक्षर में दो हैं, शब्द लिखित है, अक्षर मौखिक है। शब्द में दो या दो से अधिक व्यंजन और स्वर हो सकते हैं, लेकिन अक्षर में स्वर एक होगा, व्यंजन अनेक हो सकते हैं। तो फिर प्रश्न क्या निकल के आएगा कि सभी अक्षर शब्द हो सकते हैं, परंतु सभी शब्द अक्षर नहीं हो सकते। कौन कौन से शब्द अक्षर होंगे? वही शब्द अक्षर होगा जिसे बोला गया है, लेकिन स्वर एक है, व्यंजन अनेक है। यह था बेटा व्याकरण का दूसरा अंग। नाम क्या था? शब्द। बात कर रहे हैं बेटा तीसरे अंग की। क्या है तीसरा अंग? तीसरा प्रकार कौन सा है? वाक्य है। तीसरा प्रकार कौन सा है? वाक्य है। वाक्य की बेटा पहली बात, वाक्य की पहली बात क्या है? पहली बात
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है। ठीक है, गौर कीजिए, मैंने लिखा राम, ये शब्द है, ने कहा कि मुझे सिर। अब दो या दो से अधिक शब्दों का समूह तो हो गया। आप कहोगे कि दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह होता है, चलो मैं लिख देता हूं, ये रहा सार्थक समूह लिख दिया मैंने। दो या दो से अधिक शब्दों का, ये रहा सार्थक समूह लिख दिया मैंने। दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह लिख दिया, ये रहा बेटा। प्रत्येक सार्थक है, कुछ न कुछ अर्थ है, लेकिन वाक्य नहीं बना अभी तक, वाक्य बना नहीं है अब तक। मैंने लिख दिया कमल, ये तो शब्द है, वाक्य नहीं बना है, ये बाद में करेंगे। वाक्य नहीं बना है अब तक, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ये सार्थक है सारे के सारे। राम ने कहा कि मुझे सिर दर्द है, अब बन गया। पहले वो क्या था, वो वाक्यांश था, वाक्यांश। ठीक है ना, परिभाषा देखिए शुद्ध। दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह है जो भाव प्रकट करे। भाव प्रकट करना जरूरी है। पहले बेटा पूरा भाव प्रकट नहीं कर रहा था, भाव प्रकट करे। भाव प्रकट करे क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह है जो भाव प्रकट करे, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और अगर भाव प्रकट नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, वाक्यांश कहलाएगा। तो वाक्यांश की परिभाषा यहीं से निकल के आ रही है, अपने आप हो रही है। वाक्यांश की परिभाषा क्या हो रही है कि दो या दो से अधिक शब्दों का वह सार्थक समूह है जो पूर्ण भाव प्रकट न कर पाए, वाक्यांश कहलाता है। और भाव प्रकट कर देगा तो वाक्य कहलाएगा। भाव प्रकट करेगा बेटा। अब हमें नहीं पता चल रहा कि ये क्या है, वाक्य हमेशा ही भाव प्रकट कर देता है। कमल, मैंने लिखा कमल खिल गया, कमल खिल गया। और एक मैंने लिखा कमल घर गया, भाव प्रकट कर गया ना। कमल खिल गया, इसका मतलब तो कमल क्या था, पुष्प था, फूल था। और कमल घर गया, इसका मतलब कमल क्या है, एक लड़का है। यानी वाक्य भाव प्रकट करना अनिवार्य है। भाव प्रकट करेगा तभी वाक्य कहलाएगा, अन्यथा वाक्य नहीं कहलाएगा। तो पहले तो बेटा इसकी परिभाषा हो गई कि दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्दों का समूह होता है और क्या करता है, भाव प्रकट करता है। फिर बेटा क्या है, व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई कौन था, वर्ण था, अर्थ नहीं था। अर्थ के आधार पर छोटी इकाई शब्द था। और सबसे बड़ी इकाई क्या है, व्याकरण की या भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य है, वाक्य है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई भी है, सबसे छोटी इकाई भी है, लेकिन भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई है। वाक्य क्या है, भाव के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण था, अर्थ के आधार पर शब्द था, लेकिन भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, ये रहा भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई। ठीक है, क्या होता है, वाक्य होता है। भावना प्रकट करता है तो सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है। और बढ़ रहा हूं मैं आगे, ये था तीसरा प्रकार, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। वहां था ना मौखिक और लिखित, अगर वाक्य मौखिक है तो भी वाक्य कहलाएगा, अगर लिखा हुआ है तो भी वाक्य ही कहलाएगा। मौखिक और लिखित में कोई अंतर नहीं है। ठीक है,
अब बेटा हमने सारी बात कर ली। ये देखो यहां से शुरू हुए थे हम। व्याकरण के प्रकार कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थ नहीं होता है, ये लिखित होता है, इसका मौखिक रूप है ध्वनि कहलाता है। पहला पार्ट कर लिया हमने। फिर हमने दूसरा भाग किया था, दूसरा अंक किया था, शब्द अंतर भी कर लिया। वर्णों का सार्थक समूह होता है, टुकड़े कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद बेटा शब्द है, ये लिखित होता है और इसका मौखिक रूप है अक्षर कहलाता है। एक अंतर और भी देखा था कि अक्षर के अंदर स्वर तो एक होना चाहिए, व्यंजन अनेक हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर दोनों ही कितने ही हो सकते हैं, स्वर और व्यंजन की कोई सीमा नहीं है। फिर हमने तीसरा प्रकार देख लिया था बेटा वाक्य। अब प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, प्रश्न पूछ रहा हूं बेटा। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है व्याकरण के प्रकार, आप बता दोगे कि 3 है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा? अर्थ के आधार पर किसके प्रकार? व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के प्रकार कितने थे? 3 थे, लेकिन अर्थ के आधार पर व्याकरण के प्रकार 2 हो जाएंगे, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं है, तो अर्थ के आधार पर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि भाव के आधार पर व्याकरण के प्रकार, भाव के आधार पर व्याकरण के प्रकार, तो एक वाक्य। भाव के आधार पर व्याकरण के प्रकार पूछ ले तो वाक्य। अर्थ के आधार पर पूछ ले तो शब्द और वाक्य दोनों। और सीधा ही पूछ ले तो एक वर्ण और आ जाएगा, वर्ण आ जाएगा, शब्द आ जाएगा और एक वाक्य आ जाएगा। ठीक है, फिर आपसे प्रश्न चौथा पूछ सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो आप बता दोगे कि सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। फिर आपसे पूछेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई परंतु मौखिक, तो मौखिक इसका कौन सा रूप होता है? ध्वनि होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी परंतु लिखित इकाई पूछे तो भी वर्ण, लेकिन मौखिक इकाई पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी परंतु मौखिक इकाई, तो ध्वनि। फिर पूछ ले बेटा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये प्रश्न पूछ ले। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो क्या बताओगे? शब्द बताओगे, क्यों? वर्ण का तो कोई अर्थ नहीं होता, शब्द। फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी परंतु लिखित, तो भी शब्द। लेकिन ऐसा पूछ ले कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी परंतु मौखिक, तो इस शब्द का मौखिक रूप क्या होता है? अक्षर होता है। उत्तर हो जाएगा अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, सबसे छोटी परंतु लिखित वर्ण, लेकिन सबसे छोटी परंतु मौखिक ध्वनि। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी परंतु लिखित भी शब्द, लेकिन अर्थ के आधार पर सबसे छोटी परंतु मौखिक पूछे तो अक्षर। फिर पूछे बेटा भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई, तो बेटा आप क्या बता दोगे? वाक्य बता दोगे कि वाक्य होता है सर। भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी किसके आधार पर? भाव के आधार पर, भाव के भावना प्रकट करने के आधार पर सबसे छोटी, तो कौन सी हो जाएगी? वाक्य हो जाएगा।
लेकिन ऐसा पूछ ले कि भाव के आधार पर सबसे बड़ी इकाई, तो उपन्यास बताना है। तो क्या बताना है? तो बच्चों उपन्यास बताना है। भाव के आधार पर सबसे बड़ी, फिल्में होती है 3-3 4-4 घंटे की, भाव प्रकट करती है वो। उपन्यास है सबसे बड़ी इकाई, भाव के आधार पर सबसे बड़ी इकाई उपन्यास। ये इतने पर्सन है, इतने पर्सन बनेंगे बेटा। ये था हमारा दूसरा टॉपिक। और दूसरे टॉपिक की पहली क्लास लंबा चलने वाला है बेटा। वर्ण, वर्ण लंबा चलने वाला है। अभी तो हमने व्याकरण के प्रकार पढ़े हैं, अब वर्ण विचार शुरू करेंगे बेटा। व्याकरण के प्रकार पढ़े हैं हमने 3, और अब हम शुरू करेंगे वर्ण, शुरू करेंगे वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वर्णों की परिभाषा है, वैसे तो चर्चा कर ली हमने। नेक्स्ट क्लास में हम वर्णों की परिभाषा पर बात करेंगे, वर्णों का विभाजन करेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को होली व फाग की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।